तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पैरामीटर्स एक से ज़्यादा हैं और आपने उन सभी पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देनी, आपकी कुछ कंडीशन भी हो सकती है, कंस्ट्रेंट हो सकता है कि भाई इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू तो मुझे मिलनी ही चाहिए कॉलिंग के वक्त, तो इसका मतलब उसकी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करोगे। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि जिन पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट नहीं करनी उनको पहले लिखना है, जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है उनको लास्ट में लिखना है। क्योंकि अब मैंने आपको इसका प्रोसीजर बताया था कि आप जितनी भी वैल्यू यहाँ पर दे रहे हो वो वैल्यू शुरू से फर्स्ट पैरामीटर को फर्स्ट वैल्यू, सेकंड पैरामीटर को सेकंड वैल्यू, थर्ड पैरामीटर को थर्ड वैल्यू, ऐसे असाइन होती है। तो जितनी वैल्यू आप दे रहे हो वो वैल्यू शुरू में जो पैरामीटर्स आएंगे उनको सेट हो जाएगी। इसका मतलब कि शुरू में जो पैरामीटर लिखे होंगे वो पैरामीटर बिना डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाले होंगे, जिनको की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो इन वैल्यूज़ का यूज़ कर लेंगे। और बाद के जितने पैरामीटर बचे होंगे लास्ट वाले, उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनकी आपने दे रखी है, उनको अगर यहाँ से वैल्यू नहीं मिलती तो भाई वो अपने घर वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो अब आप बात क्या समझे कि अगर किसी फंक्शन में सारे पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप नहीं दे रहे, कुछ की दे रहे हो कुछ की नहीं दे रहे, तो जिनकी नहीं दे रहे डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनको पहले लिखना है और जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हो उनको लास्ट में लिखना है। ये क्लियर होगी बात? तो ये मैंने आपको समझाया था पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब ऐसा ही काम आप फंक्शन में इसमें कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर में कर सकते हो। आप कहते हो जी मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसको क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आप कहते हो जी मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, टेस्ट इंट ए इज इक्वल टू 0। अंदर बॉडी कुछ नहीं लिखी, काम कुछ नहीं करता वो। अब ये दो कंस्ट्रक्टर हो गए, एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि इनपुट मांगता ही नहीं, एक ये वाला कंस्ट्रक्टर जो कि है तो पैरामीटराइज्ड लेकिन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। तो ये भी ये कहता है कि जी कोई बात नहीं, वैल्यू नहीं है तो मैं अपनी वैल्यू यूज कर लूंगा, आपको मैं टेंशन नहीं दूंगा, आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। ये भी कहता है कि मुझे वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो दोनों ही फंक्शन ऐसे हो गए जिनको वैल्यू, जो बिना वैल्यू दिए काम कर सकते हैं। तो इन दोनों में से दोनों लिख दिए आपने, डिफ़ॉल्ट भी लिख दिया और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी लिख दिया। तो दोनों में से कौन सा रन होगा भाई? ये मुझे भी नहीं मालूम, मतलब मैंने चेक किया हुआ है लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं है। तो ये क्या करोगे आप? करोगे प्रैक्टिकल में, चेक करोगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाओगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी बनाओगे। इनके अंदर आप अपनी कुछ ऐसी सी आउट स्टेटमेंट लिख देना जिससे पता लगे कि कौन सा वाली फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है ना। इसका अपना मैसेज लिख देना, इसका अपना मैसेज लिख देना, और फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना बिना वैल्यू दिए हुए, फिर देखना कि इनमें से कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। समझ गए? जो काम मैं आपको यहाँ बताता हूँ वो प्रैक्टिकल में करके देख लिया करो पैरेलली। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर्स में अब अपना कंप्लीट होता जा रहा है मामला। क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। अब एक बात रह गई कि जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं जब वो कॉल होंगे तो उनको वैल्यू कैसे देंगे, उनको कैसे वैल्यू देंगे?
देखो बेटा, अगर तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में एक सिंगल ही पैरामीटर है, मतलब एक ही आर्गुमेंट हमने देनी है, एक ही वैल्यू देनी है, तो एक वैल्यू को हम इक्वल करके असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करके हम दे सकते हैं सिंगल। आप थोड़ा सा समझो बात को। पैरामीटर एक होना और मेंबर, डाटा मेंबर एक होना, सिंगल होना, इन दोनों चीज में फर्क है। आपके डाटा मेंबर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, उसकी कोई हमें टेंशन नहीं है। टेंशन सिर्फ यहां पर है कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर कितने यूज होने हैं, क्योंकि कॉल कंस्ट्रक्टर ने होना है, डाटा मेंबर का कोई कुछ नहीं हमें दिख रहा, वो तो कंस्ट्रक्टर ने देखना है। वो उस डाटा मेंबर को असाइन करे वैल्यू, ना करे, इसकी कोई हमने गर्दन थोड़ा नहीं पकड़ रखी अभी तो इसकी ये वैल्यू उसको ही दे, वो तो हमारी इच्छा है। इसकी डेफिनेशन लिखना, इसकी बॉडी लिखना, इसका लॉजिक लिखना हमारे ही हाथ में है। हम चाहे इसके 2 मेंबर हों, सपोज करो आई और जे, और वैल्यू मैं एक ही मांग रहा हूं पैरामीटर से, उसी एक वैल्यू को दोनों मेंबर को दे देता हूं। आई भी जे ए के बराबर है, जे भी ए के बराबर है, तो 2 मेंबर को वैल्यू दे दी मैंने विद 1 पैरामीटर। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, मॉडल को, दिमाग को क्लियर करो कि डाटा मेंबर का मामला अलग है, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स का मामला अलग है। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जो कंस्ट्रक्टर एक सिंगल पैरामीटर वाला होगा उसको वैल्यू देने का तरीका इक्वल का सिंबल हम यूज कर सकते हैं, जैसे i इजिकल टू 10 इंट वाले केस में किया था, वैसे ही टेस्ट t इजिकल टू 10 चलेगा, वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर का है, 3 का, 1 से ज़्यादा पैरामीटर का है, तो भाई फिर उसको कैसे वैल्यू देंगे? मतलब 2 वैल्यू देंगे ना, 2 वैल्यू देनी पड़ेगी हमें। मान लो 2 वैल्यू देनी है, डिफ़ॉल्ट भी नहीं है उसका वैल्यू, तो दोनों ही वैल्यू देनी है, तो भाई कैसे देंगे? अब इक्वल में नहीं दे सकते, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि t इजिकल टू 10,20, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू देनी है हमने कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर्स को, तो फिर हम उसको कैसे देंगे? वो सिंपल है कि भाई फिर हम जो ऑब्जेक्ट बनाई है हमने, क्रिएट की है, उस ऑब्जेक्ट के आगे इमीडिएटली पैरेंथेसिस लगा के और वैल्यू दे देंगे 10,20। पैरेंथेसिस में वो पेयर, वैल्यू का पेयर लिखेंगे, वो फिर उसको 1 बाय 1 असाइन हो जाएगी कंस्ट्रक्टर को। ये समझ गए बात? तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया। अच्छा, एक इसमें रह गया कंस्ट्रक्टर में, कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो मैं आपको कल बताऊंगा। उसको मेरा आज टाइम नहीं लगा दोबारा देखने का, करा हुआ है लेकिन फिर भी देख के ही बताना चाहिए, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर रह गया। इससे आगे चलते हैं अब। अब देखो, कल मैंने ओवरलोडिंग से बात शुरू की थी। ओवरलोडिंग का जनरल मीनिंग ये है कि आपका एक ही नाम है और उसी नाम के कई वर्जन मौजूद हैं। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में आपको बताया भी फंक्शन का नाम एक ही है और उसी नाम से आप उसके डिफरेंट सिग्नेचर लिख के और कई फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, और उन फंक्शन में उनका जो बॉडी होगी उसमें अलग अलग लॉजिक लिखो।
अलग अलग काम करवाओ तो वो काम आपका बन जाएगा। तो ओवरलोडिंग हो गई, उसको क्या बोला था हमने, फंक्शन ओवरलोडिंग बोला था। ऐसे ही अब हम करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दो टाइप की ओवरलोडिंग है। अगर ये सवाल पेपर में आता भी है कि भाई ओवरलोडिंग के बारे में लिखो, तो ओवरलोडिंग का आइडिया बताकर कि भाई एक नाम, वन नेम, मल्टीपल काम, तो ये ओवरलोडिंग है। और ओवरलोडिंग दो टाइप की है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मैं कंप्लीट आपको क्लियर कर चुका हूं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखो, आज आप ऑपरेटर करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या कहती है कि भाई एक ऑपरेटर है और मल्टीपल काम है। अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप पहले भी करते रहे हो, पहले भी करते रहे हो। आपको किसी ने बताया, एक्सप्लेन किया या नहीं किया, एग्जांपल देता हूं मैं। प्लस का ऑपरेटर है, अभी डिफरेंट काम कर रहा है। ये आपका इंट आई जे है, ये फ्लोट F1 F2 है, ये प्लस का सिंबल है, ऑपरेटर है ना ये। तो आप इस ऑपरेटर का यूज कर रहे हो आई प्लस जे में। इंक्रीमेंट में नहीं होगा, इंक्रीमेंट तो डबल चाहिए, मैं सिंगल बता रहा हूँ। सिंगल प्लस का सिंबल, वो डबल सिंबल होते हैं, डबल प्लस होता है इंक्रीमेंट में। तो अब मैं आपको इस प्लस वाले ऑपरेटर की ओवरलोडिंग बता रहा हूँ कि हम सी में भी इसको करते रहे हैं। और भी एग्जांपल हैं। प्लस का समझ लो पहले कि मैंने आई प्लस जे किया, इंट प्लस इंट, दो इंटीजर नंबर को जोड़ने का जो प्रोसीजर है, जो एल्गोरिथम है, वो तो होगा, कुछ तो होगा। वो क्या है वो एल्गोरिथम? एक नंबर आपका इंटीजर नंबर 5416 है, एक नंबर 7 है, या 27 है, तो इनको जोड़ो भाई। कैसे जोड़ोगे? एक नंबर के नीचे नहीं, बाइनरी को छोड़ो एक बार, सिंपली जोड़ने का दूसरी तीसरी चौथी क्लास में जोड़ना सिखाते थे। एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लगाएंगे, लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? एक नंबर ये है, पहला नंबर मान लो, दूसरा नंबर 27 है, कहाँ लिखेंगे भाई 27? यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। आपको बताया हुआ है ना अलाइनमेंट कैसे करनी है, राइट अलाइन रखने हैं। ये एल्गोरिथम है, ये प्रोसेस है। हम इसको बड़ा लाइटली और इग्नोर कर देते हैं कि ये इसमें क्या एडिशन है जी, होगी एडिशन। तो जो इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर, उनकी एडिशन का पहला ही स्टेप क्या है कि आपने एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखना है, लेकिन दोनों को राइट अलाइन रखना है। अब आप एडिशन ले लो F1 प्लस F2 की, ये भी तो एडिशन होती है, दोनों फ्लोट हैं। तो क्या इसमें ये वाला एल्गोरिथम काम करेगा? एक नंबर मेरा 5678 है और एक नंबर 567.8 है। क्या मैं इनको सिंपली राइट अलाइन करके एडिशन करूंगा तो मुझे ठीक रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहला ही स्टेप अलग हो गया। क्या है वो? कि भाई हमने डेसिमल पॉइंट को अलाइन रखना है। इसका स्टेप ये है
इसका स्टेप अलग है इंटीजर्स का, फ्लोट का स्टेप अलग है, सिंबल एक ही है और हमें रिजल्ट भी हमेशा ठीक मिलता है। मतलब एक ही सिंबल से मैं दो डिफरेंट ऑपरेशन करवा रहा हूं। ऑपरेटर का फेस सिंबल प्लस का वो सेम है, लेकिन वो अलग अलग प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेगा। उसमें इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी उसमें वो चौकन्ना है कि वो ये देख ले कि भाई मुझे जो ऑपरेंड मिले हुए हैं, ये ऑपरेंड है ना, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड, ऑपरेटर के ऑपरेंड जिन पर वो ऑपरेट करता है, कि मुझे जो ऑपरेंड मिले हुए हैं उनकी टाइप क्या है, टाइप के हिसाब से ही वो अपना एल्गोरिथम चलाएगा। तीसरा एग्जांपल ले लो, ये तो दोनों प्योर इंट थे, दोनों प्योर फ्लोट थे। अब मिक्स ऑपरेशन ले लो, एक इंट है एक फ्लोट है, i प्लस f1 है। इसमें तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, फिर भी ये एडिशन कर देगा। इसका मतलब इसके लिए कोई तीसरा एल्गोरिथम है उसका। आंसर तो हमें तीनों केसेज में ठीक मिलता है ना, सेम ऑपरेटर से मिल रहा है। तो इनकी मल्टीपल डेफिनेशन प्री डिफाइंड है, इन ऑपरेटर्स की मल्टीपल डेफिनेशन प्री डिफाइंड है। स्टार वाला ऑपरेटर ले लो, स्टार का ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। वो चलो इंट की मल्टीप्लिकेशन या फ्लोट की वो सारी बातें वो ठीक हैं, अपने अपने हिसाब से वो कर देगा, मल्टीपल वर्जन उसके होंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अलावा इस स्टार ऑपरेटर का एक और काम है अलग से, ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का काम करता है। पॉइंटर के आगे अगर ये लग जाए तो ये उसका एड्रेस उठा लाएगा, एड्रेस नहीं सॉरी वैल्यू उठा लाएगा, उस एड्रेस पर जाकर वहां जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा लाएगा। तो इसका काम अलग हो गया, नंबर ऑफ ऑपरेंड भी अलग हो गए। इस केस में ये यूनरी ऑपरेटर के तौर पे काम करेगा, सिर्फ एक ही ऑपरेंड इसके आगे लिखा जाएगा जो कि पॉइंटर टाइप का होगा। इसमें दो ऑपरेंड लिखे जाएंगे जो कि किसी न्यूमेरिक टाइप के, इंट या फ्लोट टाइप के होंगे। तो स्टार ऑपरेटर अगर i स्टार j लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, और अगर स्टार एम्परसेंड i लिखेंगे तो ये वैल्यू एक्सट्रैक्टिंग का काम कर रहा है। तो एक ही ऑपरेटर मल्टीपल काम कर रहा है। ये हम सी में भी करते रहे हैं, हमारे लिए अब कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात अब क्या करनी है हमने कि भाई जितने प्री डिफाइंड सिंबल थे, ऑपरेटर थे, वो तो अपना काम कर रहे हैं मजे से, मल्टीपल काम कर रहे हैं, वो ओवरलोडेड हैं, ऑलरेडी हैं ओवरलोडेड। लेकिन अब हमने उनको और ओवरलोड करना है। कैसे कि भाई मैंने अपनी क्लास बनाई, रैट क्लास बनाई, क्लास रैट और इंट n और d न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और आगे पब्लिक सेक्शन बना के सारा कुछ करके ये क्लास मेरी बन गई। टाइम हो गया क्या? पढ़े है ना? हाँ चलो, ओवरलोडिंग समझा दूंगा मैं इतने। तो मैंने अब रैट क्लास बनाई। अब क्लास का जो आइडिया था शुरू में वो यही था भी हम एक नई डाटा टाइप बना रहे हैं, नई डाटा टाइप। अब नई डाटा टाइप हमने बना भी ली, सीधा रैट टाइप का R1 R2 R3 कर लिया। अभी तक तो जब मैंने दो रैशनल नंबर को ऐड करना था तो मैंने ऐड नाम का फंक्शन लिखा था और किसी एक ऑब्जेक्ट की मदद से उस फंक्शन को डॉट लगाकर कॉल किया और दूसरी ऑब्जेक्ट उसमें इनपुट आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास ऑन की, दोनों को ऐड करके रिटर्न में हमें एक ऑब्जेक्ट रिजल्ट में दे दी, वो मेरा आंसर हो गई। तो ऐसे हमने किया था एडिशन, ही तो मेरा मकसद ऐड करना ही तो था।
लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि मैं उस ऐड नाम का फंक्शन को क्यों कॉल करूं, मैं सीधा ही R1 प्लस R2 क्यों नहीं कर सकता? भाई ये भी तो ओवरलोडेड है, F1 प्लस F2 भी तो करता है ये ऑपरेटर सिंबल, I प्लस J भी तो करता है। जब ये इंट के लिए काम कर सकता है, जब फ्लोट के लिए काम कर सकता है, जब मिक्स के लिए काम कर सकता है, तो मैंने अब अपनी नई टाइप बना ली, तो भाई उसको भी तो पूरी सर्विस मिलनी चाहिए। ये प्लस का सिंबल वहां भी लागू हो, वहां भी काम करे। तो अब इस प्लस के सिंबल को, ऑपरेटर को मैं रीडिफाइन करूंगा, ओवरलोड करूंगा, एक और डेफिनेशन लिखूंगा इसकी रैशनल के लिए। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि ये ऑपरेटर, इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि ये देखेगा सबसे पहले भाई मुझे ऑपरेंड क्या मिली हुई हैं, उनकी टाइप क्या है, कितनी है ऑपरेंड। सबसे पहले तो ये देखेगा हाउ मेनी ऑपरेंड्स आर देयर, तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर डिसाइड कर लेगा कि मुझे कौन सा वर्जन चलाना है। अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर भी कई वर्जन हैं तो फिर उनका सिग्नेचर मैच करेगा कि भाई उनकी टाइप कैसी है उन ऑपरेंड की। तो जो टाइप का ऑपरेंड होगा, ऑपरेंड यूज करेंगे हम, उसको देंगे, उसी सिग्नेचर वाला जो वर्जन है अपना एल्गोरिथम वो चला देगा। तो अब मैंने अगर R1 प्लस R2 करना है, दो रैशनल नंबर को जोड़ने का काम करवाना है, तो अब इसके लिए तो ये अभी तक तो ये ओपरे हैं, ये अनजान है। ये क्या है भाई R1, ये रेड टाइप कौन सी है, मेरी लिस्ट में तो नहीं है। मेरे जितने वर्जन हैं प्लस के लिखे हुए उनमें तो किसी की टाइप रेड टाइप नहीं लिखी हुई। तो अगर आप ऐसे करोगे R1 प्लस R2 तो आपको एरर दे देगा, अनडिफाइंड या अननोन आर्ग्यूमेंट्स या जो भी सेंटेंस होगा लिखा हुआ। तो ये इसके लिए काम करे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। रीडिफाइन, रीडेफिनेशन, रीडेफिनेशन नहीं कहेंगे उसको। रीडेफिनेशन का मतलब तो है भी पहले वाली डेफिनेशन खत्म हो गई और ये लग गई। एडिशनल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ओवरलोडेड डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब वो लिखते कैसे हैं, वो लिखते कैसे हैं ये समझ तो गए ना ऑपरेटर का ओवरलोडिंग का मतलब। वो फंक्शन लिखेंगे हम, फंक्शन भी कौन सा, मेंबर फंक्शन। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की रीडेफिनेशन हमने लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सी में या C++ में जो कुछ भी हमारा लॉजिक लिखा जाता है वो किसी बॉडी में लिखा जाएगा, फंक्शन में लिखा जाएगा, ओपन नहीं लिखा जाता। तो वो जो हमने बॉडी बनानी है उसका जो नाम होगा उसको फंक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब हमने एक फंक्शन लिखना है। अब वो फंक्शन कहाँ लिख रहे हैं, क्लास के मेंबर फंक्शन के तौर पे उसको लिखना है। मतलब जिस क्लास की ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने वो ऑपरेटर लागू करवाना है, अप्लाई करवाना है, उस क्लास के मेंबर फंक्शन के तौर पे मैं उस ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखूंगा, उसको ओवरलोड करूंगा। तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा, क्लास का मेंबर फंक्शन होगा वो। जैसे ऐड फंक्शन था तो ऐड नाम था उसका, रिटर्न टाइप भी बताई थी उसने कुछ, और इनपुट आर्ग्यूमेंट। तो ऐसे ही जब मैं फंक्शन की, इसकी ऑपरेटर की ओवरलोडेड डेफिनेशन लिखूंगा, उसका जो फंक्शन लिखूंगा उस फंक्शन का नाम क्या होगा, वो फिक्स है नाम, फिक्स नाम है। जैसे कंस्ट्रक्टर के लिए नाम फिक्स था ना कि भाई क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ऐसे ही ऑपरेटर ओवरलोडेड वाले फंक्शन का नाम
फिक्स होगा, लेकिन 100% फिक्स नहीं होगा, 99% फिक्स होगा। क्या है वो फिक्सेशन? ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर वर्ड है ये उसके नाम में आएगा ही आएगा। इसके आगे वो सिंबल लिखना है, ऑपरेटर वर्ड लिखने के बाद सिंबल, जैसे प्लस का सिंबल है, आपने प्लस को रीडिफाइन करना है, तो ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर प्लस, ये तो नाम हो गया उसका। अब उसकी रिटर्न टाइप है तो भाई रिटर्न टाइप लिख दो, वैसे ही इनपुट आर्गुमेंट है तो इनपुट आर्गुमेंट लिख दो, उसके बाद उसकी बॉडी लिख दो। ये एक मेंबर फंक्शन के तौर पे आपने क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही लिखना है। तो जब उस क्लास की ऑब्जेक्ट इस सिंबल को यूज करेंगी तो ये सिंबल समझ जाएगा कि भाई मुझे अपना इस क्लास वाला वर्जन यूज करना है, क्योंकि मुझे कौन बुला रहा है? क्लास की ऑब्जेक्ट बुला रही है। जिस क्लास की ऑब्जेक्ट बुला रही है उसकी क्लास में ही मुझे इसका वर्जन मिलना चाहिए, तो आपने वहां लिखना है इसका वर्जन। आप सिंपल काम करने के लिए ये मेंबर फंक्शन लिखो, लेकिन इसमें अभी एग्जैक्ट काम मत करो एडिशन वाला, वो समझा दूंगा मैं। आप सिर्फ इसमें मैसेज लिख दो, सी आउट स्टेटमेंट, कि भाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड, या दिस ऑपरेटर प्लस सिंबल इज कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, रैट ऑब्जेक्ट्स, ऐसा, ताकि आपको पता लगे भी अभी ये फंक्शन कॉल हो गया। अब इस वाले सिंबल को आप यहाँ पर यूज कर लो, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 अपना असली काम नहीं करेगा, एडिशन वाला काम, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये फंक्शन, ये बॉडी कॉल हो रही है। तो इसको करके देख लो, ठीक है। प्रैक्टिकल कर लिया करो भाई, प्रैक्टिकल बराबर आपको जरूरत है प्रैक्टिकल करने की। चलो बंद करो इसको अब।